और अब खबर भोपाल से, जहां पर रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। यह सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लव जिहाद के पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसकी आशंका हम पहले से जता रहे थे। एक बड़ा नेटवर्क होने की आशंका जताई जा रही है। गिरोह बनाकर लव जिहाद करने की पूरी आशंका है। आपको बता दें कि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया है युवतियों पर। रिपोर्ट में यह बताया गया कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट देकर अपने जाल में फंसाया, पीड़िताओं को नशा देकर आपत्तिजनक फोटो लिए, वीडियो बनाए गए। इन वीडियो का इस्तेमाल कर उन्हें डराया गया। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी आर्थिक रूप से साधारण परिवारों से थे। आरोपियों की भव्य जीवन शैली ड्रग्स या अपराध के नेटवर्क से जुड़ाव की ओर इशारा करता है। आयोग ने सभी कॉलेजों से पॉक्सो कानून के तहत जवाबदेही रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंप दी गई है। आयोग ने मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। आप बता दें कि महिला आयोग की टीम कॉलेज के अलावा क्लब 90 भी पहुंची थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, सौंपी गई है मुख्यमंत्री को। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपी है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, थोड़ा विस्तार से बताइए इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट के बाद एक बड़े नेटवर्क की आशंका जो कि पहले से जताई जा रही थी, क्या वो सच साबित हो रही है अब? देखिए, संभव बात की जाए इस पूरे मामले में, रेप, लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के मामले में बात की जाए तो कुछ दिन पहले राष्ट्रीय महिला आयोग राजधानी भोपाल आई थी और 3 दिन तक के टीम के सदस्य रहे थे। फैक्ट फाइंडिंग की एक टीम थी पूरी। और फिर उसके बाद बात की जाए तो पीड़िताओं से मुलाकात करी थी, कॉलेज गई थी और क्लब 19 जिसका आप जिक्र कर रहे थे वहां पर भी पहुंची थी। और उसके बाद हमने देखा था कि क्लब 19 के जो कमरे थे उसको ध्वस्त कर दिया गया था नगर निगम की तरफ से, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि इसी कमरों के अंदर शारीरिक शोषण पीड़िताओं के साथ किया गया था। लेकिन इस पूरे मसले पर बात की जाए तो उनकी तरफ से, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जो टीम आई थी उसकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और तैयार करके जो हमारे सोर्सेज बता रहे कि सीएम हाउस में दे दी भी गई है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि इसके अंदर संगठित गिरोह शामिल है, यानी संगठित करके पूरा गिरोह बनाकर ये अपराध को अंजाम देते थे। क्योंकि जो चीजें निकलकर संभव अभी सामने आ रही है कि ये लोअर मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे तमाम जितने भी आरोपी हैं। लेकिन इनके पास बात की जाए तो जिस तरीके से इनके पास गाड़ी, लाइफस्टाइल था, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से पैसे की फंडिंग होती थी या फिर ये किसी ना किसी नशे के कारोबार से जुड़े हुए थे, तभी इनके पास इतने पैसे आते थे। क्योंकि 1-2 आरोपी तो उसमें से ऐसे हैं जो मैकेनिक का काम करते हैं, कोई गाड़ी बेचने का काम करते हैं। जैसे मुख्य आरोपी की बात करें, फरहान गाड़ी बेचने का काम करता था, 4 व्हीलर, तो उसके पास इतने पैसे कहां से आते थे कि जो 3-3, 4-4 लाख की उसके पास बाइक थी। और इस पूरे मामले में यह भी खुलासा हुआ है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है कि शुरुआत में लड़कियों को जो है वो महंगे गिफ्ट दिए जाते थे, प्यार के जाल में फंसाया जाता था और फिर उसके बाद बात की जाए तो उनके साथ वीडियो बनाया जाता था। शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर उनका पूरा गेम की शुरुआत होती थी। फिर यह दबाव बनाया जाता था कि आप अपनी साथी यानी अपनी दोस्त को भी हमारे पास लाइए, फिर उसके साथ भी यही किया जाता था। और एक के बाद एक अभी तक के इस पूरे घटनाक्रम में बात की जाए तो 6 से 7 लड़कियों के नाम सामने आ चुके हैं और 4 लड़कियों ने तो एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से तो नहीं किया जा रहा, तो एक कॉलेज से बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी है। लेकिन संगठित गिरोह, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे कौन है, उनको लेकर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जब तक के ऐसी चीजें सामने आएगी, ऐसे मंसूबे सामने आएंगे तो हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेगी, तो उनको लेकर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। यानी अभी और कार्रवाई होती हुई इस पूरे मामले में नजर आएगी। क्योंकि आरोपियों की बात की जाए तो 6 से 7 आरोपी गिरफ्तार हो गए। एक आरोपी की बात करें तो अभी भी फरार है, एक आरोपी की मौत हो चुकी है। लेकिन आयोग ने यह पाया कि जो आरोपी हैं आर्थिक रूप से साधारण परिवारों से थे, सामान्य परिवारों से थे।
जब युवतियों को महंगे महंगे गिफ्ट सौंपे गए, दिए गए, इतने पैसे उनके पास कहां से आए, कहां से फंडिंग हो रही थी, इसको लेकर भी पड़ताल होनी चाहिए। यह कैसे पता चलेगा कि कहां से फंडिंग की जा रही थी और इतने पैसे कैसे इन तक पहुंच रहे थे? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से दो आशंकाएं जताई गई है और रिपोर्ट के अंदर भी वो दोनों चीजों की जानकारी दी गई है। ये कहा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से या तो इन आरोपियों को फंडिंग की जाती थी, यानी इसके पीछे कुछ और लोग भी थे, बाकायदा संगठन काम कर रहा था और फिर इनको पैसे दिए जाते थे, ये चीज था। और उसके जरिए वो उन पैसों के जरिए लड़कियों को फंसाते थे, हिंदू लड़कियों को फंसाते थे और फिर उसके बाद वीडियो बनाते थे, शारीरिक शोषण करते थे, नशे का आदी बनाते थे, यानी पैसे पीछे से या कोई फंडिंग करता था। ये एक आशंका जताई गई। दूसरी चीज ये आशंका जताई गई है कि ये आरोपी चरस, गांजा या फिर जो अफीम होता है उसका कारोबार करते होंगे, कॉलेजों में सप्लाई करते थे, यहां से फंडिंग आती हुई, यानी यहां से पैसे आते होंगे। ये दो चीजों को लेकर आशंका जताई गई है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इनका परिवार मजबूत नहीं है, इनके परिवार से इनको पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वो यही बना हुआ है जो आप भी कह रहे थे कि आखिर इनको फंडिंग कौन करता था और उनको धरपकड़ कब होगी। सवाल सबसे बड़ा यही है। अगर नशे से भी ये पैसा कमाते थे, चरस, गांजा, अफीम या फिर ब्राउन शुगर बेच के, तो सवाल यह है कि वो लोग कब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अभी गिरफ्तारी तो उन्हीं लोगों की हुई है, उन्हीं आरोपियों की हुई। फरहान, नबील, साद की बात करें, ये वही आरोपी हैं जो कॉलेज में पढ़ते थे या इनके दोस्त थे जिन लोगों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया था, फिर शारीरिक शोषण करे। लेकिन इसके बाहर की बात की जाए, जिसको लेकर बार बार ये चीजें निकलकर सामने आ रही कि फंडिंग हो रही थी, नशे से ये जुड़े हुए थे, नशे की सामग्री सप्लाई करते थे, तो उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि पूरा नेटवर्क ध्वस्त नहीं किया जाएगा तो आने वाले सालों में फिर भी वो इसी तरीके से गिरोह बना के वारदात को अंजाम देंगे। जी, क्योंकि इस पूरे मामले की पड़ताल हो रही है। अभी तक जितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लिंक किसका किसके साथ है, सभी आरोपी जो है क्या एक दूसरे से कनेक्ट यानी कि दोस्त हैं, सारे साथी हैं, और क्या इस पूरे मामले में और भी आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती हैं? शब्बीर, देखिए, जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं संभव सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चाहे वो एजुकेशन यानी पढ़ाई करते थे या नहीं करते थे। इसके अंदर अधिकतर जितने भी आरोपी हैं वो बाहर के हैं और कुछ आरोपी यानी आधे आरोपी बाहर के हैं, आधे आरोपी भोपाल के रहने वाले, क्योंकि बाहर से आके शिक्षा लेते थे और इस गिरोह से जुड़कर इस तरीके से अपराध को अंजाम देते थे। कई 2-3 लोगों पे तो ये भी आरोप है कि उनके रूम में शारीरिक शोषण किया गया था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी ये सभी के सभी साथ में पढ़ते थे। लेकिन जैसे साद की बात करें, साद मैकेनिक था लेकिन फरहान का दोस्त था और उसने एक हिंदू लड़की को उसके जरिए फंसवाया भी था, क्योंकि साद के बारे में ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि जो गाड़ी के बेचने का कारोबार करता था फरहान, उस गाड़ी को जो चेक करता था वो साद ही करता था और साद का भरोसा और जीतने के लिए उसने एक हिंदू लड़की को उसके जरिए फंसवाया फरहान ने। और फिर उसके बाद कई लोगों को ये जांच में ये भी चीजों का खुलासा हुआ कि साद एक मैकेनिक था और भोपाल के एक बड़े कॉलेज की लड़की उससे प्रेम प्रसंग में यानी उससे उसकी गर्लफ्रेंड थी। उस वक्त भी ये कई लोगों को ये शंका हुई कि आखिर एक मैकेनिक से इतने बड़े कॉलेज की और इतने बड़े घर की लड़की कैसे फंस सकती है। तो अब चीजों का ये खुलासा हो रहा है कि फरहान के जरिए ये सब पूरा नेटवर्क चल रहा था, ये खुलासा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस पर्दे के पीछे कौन है, जिसको लेकर आशंका महिला आयोग की तरफ से जताई गई है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए संभव। शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।